बारिश का आफतकाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बारिश से जुड़ी बड़ी खबरों की, क्योंकि उत्तराखंड हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, असम हो, हर जगह पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं असम में बाढ़ ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। असम में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 66 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भी बात की जाए, तो यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये जो 6 तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर असम की बात कर लीजिए या राजस्थान या फिर महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या फिर झारखंड, हर जगह पर मूसलाधार बारिश है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, सराबोर है पानी, लबालब पानी भरा हुआ है। कई लोग इस बाढ़ की मुसीबत से परेशान हैं, तो जीवन अस्त व्यस्त भी नजर आ रहा है। कई जगह पर बाढ़ जो जलस्तर है वो जो मार्क लाइन है उससे ऊपर बह रही है। और महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही भारी बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या शहर क्या गांव, सभी जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ठाणे में मूसलाधार बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की चेतावनी के बाद आज सभी स्कूल बंद रखने का आदेश भी दिया गया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रेनों की जो रफ्तार है वो थम गई है। मुंबई में जो ट्रेनें हैं वो 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं, जिससे खासा परेशानियों का सामना यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मुंबई की तस्वीर देखिए। सड़कें हैं, चाहे सड़क हो या फिर गांव, हर जगह पर बारिश का कहर जारी है। चाहे गांव हो, गांव के घर भी पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से डूबे नजर आ रहे हैं। या फिर सड़क की बात की जाए तो वहां पर भी पानी सड़कों पर भरा हुआ है। गाड़ियों के जो टायर हैं वो डूबे नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से ट्रेन की रफ्तार धीमी हो चुकी है। इसका मतलब कि मुंबई के यात्रियों की रफ्तार 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है। और जब बारिश का मौसम आते ही हर तरफ जल प्रलय की तस्वीर दिखाई देने लगी। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह पानी ने कब्जा कर रखा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से हड़कंप मचा है, तो मैदानी इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। देश में बारिश और बाढ़ ने कितना कोहराम मचाया है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून आया, बाढ़ लाया। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है, तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था।
पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है, वहां सड़क बनाई जा रही है और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गांवों पर फिर से संकट मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है। पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। तेज भाप के कारण पैर फिसलने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। पहली बार चढ़ के नहर आई है और आने के बाद में बम्बा पहले रिसा और रिसने के बाद में यहाँ ये टूट गया, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये रोनी का खेत है, इसमें टूटी है। जी यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे हैं और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गाँव का रास्ता अवरुद्ध हो है। आप 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पे। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर माने या नगर निगम की लापरवाही, पूरा मोहल्ला टापू बना नजर आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों के घरों में बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा। रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा। बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा। अब जो है उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी। अच्छा। घर खाली कर रहे हैं क्या? जी सर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारी बारिश की जद में है। वहां के ठाणे जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ठाणे के शाहपुर में लोगों के आशियानों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरी जमी जमाई गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाते देखी। उधर नवी मुंबई में तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पनवेल में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बाद कई इलाके पानी की चपेट में आ गए। उधर पनवेल के कलमबोली इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। जबरदस्त जल भराव के चलते गाड़ियां फंस गईं। पानी में कई कार और बसें फंसी हुई दिखाई दी।
और बारिश के बाद सीधे आपको रशिया यूक्रेन के वार के बारे में बताते चले, जहां पर पुतिन जमीन पर तो यूक्रेन को राख कर ही रहे हैं, यूक्रेन की मदद करने वाले संगठनों में भी फूट डालना शुरू कर दिया है। हंगरी, जो कि नाटो का सदस्य देश है, उसके प्रधानमंत्री जब मॉस्को पहुंचे और पुतिन से उनकी बात हुई तो यूरोपियन यूनियन को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इसका खुलेआम इसका विरोध किया है। और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। डोनेस्क हमले में 11 की मौत, 43 घायल। खेरसौन हमले में 3 की मौत। ओडेसा इस्कंदर मिसाइल का हमला। सुमे हमले के कारण ब्लैकआउट। यूक्रेन में कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां मौत नहीं मंडरा रही। पूरा देश खौफ के साए में जी रहा है। कब, कहां, कौन सा हथियार उनके प्राण छीन ले, ना तो सुप्रीम कमांडर जेलेंस्की को पता है, ना ही बाशिंदे को। यूक्रेन इस वक्त पुतिन के बमों के हमलों से दहशत से भर गया है। पुतिन की फौज हर दूसरे मिनट यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। सेना के शिविर हों या आम आदमी के घर, मिसाइलें दोनों के बीच कोई फर्क नहीं कर रही। युद्ध मैदान में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं और शहरों में आम आदमी। यूक्रेन में शहर दर शहर रात भर सायरन का शोर गूंज रहा है। सुरक्षा एजेंसियां एक जगह अलर्ट जारी करती हैं तो पुतिन की सेना दूसरी जगह हमला कर देती है। सेना के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने मुसीबत है कि देश की रक्षा कहां कहां करे। पूरा देश ही पुतिन के क्रोध से खौल रहा है। इस बीच यूक्रेन ने कहा कि उसके वायु रक्षा सिस्टम ने रूस द्वारा लॉन्च किए गए सभी 13 ड्रोन को नष्ट कर दिया। वायुसेना ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में कहा कि रूस ने 2 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हथियारों का क्या हुआ। दूसरी ओर रूसी रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए एजेंसियों ने दावा किया कि इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के 2 लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बेलगरद क्षेत्र में 7 ड्रोनों को रोका गया, जहां लगभग रोजाना यूक्रेनी हमले होते रहते हैं। मतलब सिर्फ रूस की ओर से ही यूक्रेन के खिलाफ भयावह हमले नहीं हो रहे हैं, यूक्रेन भी काउंटर अटैक कर रहा है। ये बात दीगर है कि यूक्रेन के हमले रूस के भीतर खलबली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ हमले की इंटेंसिटी है, यानी तीव्रता। जहां रूस बैलिस्टिक मिसाइलें मार रहा है, वहां यूक्रेन पुराने हथियारों या बहुत कमजोर ड्रोनों का सहारा ले रहा है। उन 30 महीनों की जंग का ताजा अपडेट बस यही है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ 24/7 हमले कर रहे हैं या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। जमीनी हालात से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान ने रूस का दौरा किया है, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। हंगरी के प्रधानमंत्री रूस के खिलाफ नाटो की जंग के विरोधी रहे हैं। इस तरह ये माना जा रहा है कि पुतिन ने नाटो में सबसे बड़ी सेंध लगाई है। हंगरी नाटो का सदस्य है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान पहली बार कोई यूरोपीय राष्ट्राध्यक्ष रूस के दौरे पर पहुंचा है। A háború lezárásához és a béke megteremtéséhez szükséges lépések számosok, magas, de a dialógus és a párbeszéd helyreállítása tekintetében az első fontos lépést ma sikerült megtenni,
és folytatni fogom ezt a munkát. Hölgyeim és uraim, az elmúlt 2,5 év során fogytak és mára alig maradtak olyanok, akik mindenkivel, minden háborúzó féllel tudnak beszélni. प्रधानमंत्री ओरबान ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने से पहले कीव जाकर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только как наш партнер давний, но и как председательствующий в Европейском Совете. Будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двухсторонних отношений в этой непростой ситуации. Ну и, конечно, поговорить о перспективах развития европейского, самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении. हंगरी के प्रधानमंत्री के रूस दौरे का यूरोपियन यूनियन भारी विरोध कर रहा है। पुतिन के साथ हंगरी के पीएम की मुलाकातें नाटो में फूट का मैसेज दे रही हैं। Hungarian Prime Minister Viktor Orban is visiting Moscow. Appeasement will not stop Putin. Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. Now, therefore, it is clear that whatever the messaging around the trip from the Hungarians and from Prime Minister Orban, the substance of this trip is not the right one. This is about appeasement. It's not about peace, and we believe that it undermines the unity and determination that we need to show in order for this war to end. रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच नाटो ही सबसे बड़ा कांटा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दे तो हो सकता है पुतिन की तोपें आग उगलना बंद कर दें, लेकिन यूक्रेन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसे अमेरिका की मदद हासिल है। अमेरिका चाहता है कि रूस की सीमा पर यूक्रेन जैसे देश को नाटो का सदस्य बनाकर रूस पर नकेल कस दी जाए, और पुतिन जीते जी ये होने देने वाले नहीं है। लिहाजा जंग जारी है, और हंगरी जैसे देश जो नाटो का सदस्य है, अगर रूस के साथ वार्ता की पेशकश करता है, युद्ध खत्म करने की पेशकश करता है, तो नाटो का जल भुन जाना बहुत स्वाभाविक है। यहां नाटो के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। वर्तमान में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 32 सदस्य देश हैं। ये देश नाटो के जरिए राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने और आम सहमति से निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों ने किया था। तब से अब तक 20 और देश इसमें शामिल हो चुके हैं। नाटो के नियम में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। मतलब कोई देश नाटो के किसी सदस्य देश पर अटैक करता है तो उसे 32 देशों के संगठन से एक साथ टकराना होगा। जाहिर है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैनिक संगठन है, और इस वक्त ये संगठन यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन की सेना नाटो अमेरिका के हथियारों की मदद से रूस की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। हंगरी के पीएम रूस से लौट चुके हैं, और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे। इस यात्रा को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बेहद उत्साहित हैं। 3 साल बाद पीएम का रूस दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत कुछ बदल गया है। रूस अब भारत के क्रूड एनर्जी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। साथ ही भारत रूस का अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार बढ़ा है। पीएम मोदी की एक प्राइवेट मीटिंग होगी, इसके बाद डेलीगेशन स्तर पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए राष्ट्रपति पुतिन लंच का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रदर्शनी केंद्र का दौरा भी करेंगे और मॉस्को में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक ग्रुप को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। युद्ध से भारत का सीधा सरोकार नहीं है, लेकिन युद्ध भारत के हितों को भी प्रभावित कर रहा है। लिहाजा पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है।
युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि ये जंग का वक्त नहीं है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। लेकिन अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को दौरे पर है, क्योंकि 3 सालों में सिर्फ दुनिया की तस्वीर ही नहीं बदली है, भारत की ताकत में भी इजाफा हुआ है और यह ताकत मॉस्को में भी दिखेगी। और इधर चीन और पाकिस्तान के डरने की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई है, क्योंकि जोरावर आ चुका है। जोरावर भारत का नया टैंक है जो खास लद्दाख और कश्मीर फ्रंट के लिए बनाया गया है। जोरावर टैंक को डबल फ्रंट के लिए गेम चेंजर हथियार कहा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये चाइना किलर है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये LAC का पहरेदार। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, हिमालय पर होने वाली हर चाइनीज साजिश का जवाब है। ये है भारत का सबसे नया टैंक, जिसे खास चीन को हराने के लिए बनाया गया है। नाम है जोरावर। जोरावर एक लाइट टैंक है, लेकिन नाम में बड़ा भारी भरकम है। जोरावर खास क्यों है? क्यों इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल के मोर्चे पर इसकी जरूरत है? क्यों ये टैंक इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर हथियार बनने जा रहा है? जितने भी सवाल हैं, उसका जवाब पूरी डिटेल में मिलेगा। जोरावर हल्के वजन वाला टैंक है, जिस पर 2020 के बाद काम शुरू हुआ। इस टैंक को बनाने की वजह इन तस्वीरों में छुपी है। जब 2020 में चीन की सेना ने लद्दाख LAC पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया और अब तक भारत और चीन की फौज LAC पर आमने सामने खड़ी हुई है। दोनों सेनाओं के बीच 21 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन चीन से तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी चाइनीज खतरे से निपटने के लिए DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ मिलकर हल्के वजन वाला टैंक बनाया है, ताकि ये हिमालय रेंज के ऊंचे इलाकों में भी ऑपरेट कर सके। यही इसके डिजाइन और इसमें शामिल टेक्नोलॉजी के पीछे बुनियादी जरूरत है। हल्का होने की वजह से जोरावर टैंक T-90 और T-72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है। इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है, जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से ये मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। There are 3 different types of tanks. There are 3 categories depending on the weight. The heavy tanks, the medium tanks and the light tanks. Each one has got its own role. One is for protection, one is for offense, and these light tanks play a mixed role for both. So if you see in a light tank, there are many players in the world who are making light tanks. जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और तिब्बत में कई ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। अभी इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और अगले कुछ सालों तक इसके पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और दलदली इलाकों में ट्रायल होंगे और उसी के बाद नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोरावर का उत्पादन शुरू होगा। सेना में शामिल करने के लिए 2027 तक का वक्त दिया गया है। भारत की तोप ताकत को बढ़ाने में रूस ने जबरदस्त मदद की है। T-72 से लेकर T-90 तक आज भारत के पास जो भी टैंक हैं, उनमें सोवियत संघ और रूस से की गई डील ही काम आई है। अब भारत ने रूस की टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करके जोरावर तैयार किया है। गौर से देखेंगे तो इसकी चेचिस एक रूसी BMP बख्तरबंद गाड़ी की है, जिसके ऊपर टर्रेट लगाई गई है।
टैरेट टैंक का वो हिस्सा होता है जिसमें मेन गन लगी होती है और इसी जगह बीच में टैंक का गनर और कमांडर भी बैठते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे जरूर देखिए मारो राजस्थान।